जंगल में अकेली चलते हुए अपने बॉयफ्रेंड मैट को झील पार्टी पर छोड़कर अन्ना गिरे हुए पत्तों पर पैर रखती हुई पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती है। अचानक उसे ज़मीन पर एक प्लास्टिक का कचरा बैग पड़ा दिखता है। वह झुकती है, गांठ खोलती है और एक छोटी लाल बालों वाली लड़की की लाश पाती है, जो अचानक अपनी आंखें खोलकर उसे चेतावनी देती है कि घर मत जाना। डर से भयभीत होकर अन्ना उठती है और घर की तरफ भागती है। जैसे ही वह यार्ड में पहुंचती है, उसे लकड़ी के शेड से घंटी बजने की आवाज़ आती है, जहां उसकी लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी माँ रहती है। दरवाज़ा खोलते ही वह अपनी माँ को हाथ हिलाते हुए देखती है। ठीक उसी पल शेड में विस्फोट हो जाता है और आग में उसकी माँ मर जाती है। यह सब सपना निकलता है और वह जाग जाती है तथा अपने डॉक्टर को यह दुस्वप्न सुनाती है। उसकी माँ की मौत के बाद आत्महत्या के प्रयास के कारण वह 10 महीने से मानसिक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर अपनी नोटपैड पर नोट्स लेते हुए कहता है कि उसका इलाज पूरा हो गया है और वह अपना सामान पैक करके घर जा सकती है। कपड़े सूटकेस में पैक करके कोट पहनने के बाद वह अस्पताल के हॉलवे से चलती है। बाहर निकलने से पहले एक साथ की मरीज उसके पास आती है और उसके स्कार्स देखने के लिए उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन अन्ना खुद को छुड़ा लेती है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। बाहर उसके पिता स्टीवन उसे लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ड्राइव के दौरान जो एक लेखक हैं, ग्लव कंपार्टमेंट से एक किताब निकालकर दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी नई किताब अपनी बेटी अन्ना और उसकी बहन एलेक्स को समर्पित की है। फिर वह उसे कुकीज़ की एक मेटल टिन देते हैं और कहते हैं कि रेचल ने इन्हें ख़ास तौर पर उसके लिए बनाया है। घर पहुंचने पर वह एंट्रेंस तक जाती है और दरवाज़ा खोलते ही अपनी मां की पूर्व नर्स रेचल से आमने सामने होती है, जो अब स्टीवन की गर्लफ्रेंड बनकर वहां रह रही है। जब रेचल स्वागत के लिए गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अन्ना उससे बचती है और सीधे बैकयार्ड चली जाती है। वहां खड़ी होकर जलकर खाक हुए शेड के खंडहर को देखते हुए उसे आग वाले दिन की याद आ जाती है। फिर घास पर चलकर वह अपनी बड़ी बहन एलेक्स को ढूंढती है और दोनों गले लगाती हैं। पिता की नई गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए एलेक्स अपना गुस्सा निकालती है कि उसे इतने समय तक अकेले रेचल से निपटना पड़ा और बताती है कि उसने हर हफ्ते अन्ना को चिट्ठियां लिखी थीं। अस्पताल में एक भी लिफाफा न मिलने की बात जानकर हैरान और गुस्से में एलेक्स उठकर पिता से टकराने जाती है और पूछती है कि उन्होंने मेल क्यों छुपाई। स्टीवन सिर्फ सिर झुका लेते हैं और चुप रहते हैं। बाद में जब अन्ना किचन में जाती है तो रेचल उसे डिनर बनाने में मदद करने को कहती है, जबकि सब्जियां काट रही होती है। अन्ना मना कर देती है और दीवारों को देखते हुए नोटिस करती है कि लकड़ी का चॉकबोर्ड गायब है। हाथ पहुँचते हुए रेचल बताती है कि उन्होंने कमरा फिर से पेंट किया और उसे ऊपर रख दिया। अन्ना मुड़ती है और ऊपर जाकर उसे ढूंढती है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुछ बॉक्स हटाने के बाद उसे वह मेटल घंटी मिलती है जिसे उसकी माँ मदद के लिए बजाती थी, साथ में एक फ़ोटो एल्बम जिसमें रेचल की नर्स यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें भरी हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसे बगल वाले कमरे से आवाज़ें आती हैं और पता चलता है कि उसके पिता और रेचल सेक्स कर रहे हैं, जिससे वह तकिए से अपने कान बंद कर लेती है। अचानक घंटी बजती है, जिससे वह चादर फेंककर फर्श को देखती है। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और बिस्तर के नीचे से एक हाथ निकलकर उसके कंबल को खींचता है। हालांकि वह डर से पीछे कूद जाती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि यह सिर्फ मतिभ्रम था। ठीक उसी समय एलेक्स कमरे में आकर उसे घंटी पकड़े हुए पकड़ लेती है। उसकी बहन तुरंत उसे छीनकर फर्श पर फेंक देती है और बताती है कि रेचल ने उसे पेट शॉप से खरीदा था और उनकी माँ को पहनने को मजबूर किया था ताकि उनकी हलचल पर नज़र रखी जा सके और स्टीवन के साथ सोने के लिए कब निकल सकती है यह पता चल सके। अगले दिन किचन में चॉकबोर्ड टांगने के लिए हैमर से दीवार पर मारते हुए अन्ना जानबूझकर जोर से मारती है और ड्राई वॉल में छेद कर देती है। रेचल अंदर आती है, नुकसान देखकर दांत पीसती है और चेतावनी देती है कि वह कोई परेशानी न खड़ी करे, जिससे अन्ना औजार गिराकर घर से बाहर चली जाती है। लकड़ी के डॉक तक चलकर पानी को देखते हुए उसे दूर से एक मोटर बोट आती दिखती है। वह मैट है। वह इंजन बंद करता है, नाव बांधता है और उसके पास बैठकर पार्टी वाली रात को हुए घटनाक्रम के लिए माफ़ी मांगता है। कबूल करता है कि वह उस रात उसे जंगल में फॉलो करके गया था और आग से पहले जो हुआ था सब देखा था। हालांकि रेचल डॉक पर आकर उनकी बात काट देती है, जिससे मैट उठकर बिना कुछ कहे अपनी नाव लेकर तेज़ी से चला जाता है। उस रात जब परिवार टीवी देख रहा होता है तो अन्ना सोफे से उठकर शेड की तरफ जाती है। अंदर उसे अपनी माँ की भयानक जलन के निशानों वाली भूतिया आकृति दिखती है। आत्मा अपनी बांह उठाकर मुख्य घर की खिड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि रेचल ने उसे मारा है। अन्ना डर से चीखती है और एलेक्स दौड़कर अंदर आती है, उसे अंदर ले जाती है जहां वे बाथरूम में खुद को बंद करके बात करती हैं। वे निष्कर्ष निकालती हैं कि रेचल ने जानबूझकर गैस लीक करके उनकी मां को हटाने की कोशिश की।
उनकी बातचीत तब रुकती है जब रेचल दरवाज़ा खटखटाकर अन्ना से नीचे आने को कहती है ताकि वे शहर में सामान खरीदने जा सकें। मौके का फ़ायदा उठाकर एलेक्स उसे जाने के लिए कहती है ताकि वह मैट को ढूंढ सके, जबकि एलेक्स नर्स के बेडरूम की तलाशी ले। शहर पहुंचकर कार पार्क करने के बाद वे एक लोकल डाइनर में जाती हैं जहां रेचल एक मोती की नेकलेस दिखाती है जो किसी पूर्व मरीज ने दी थी। टेबल पर बैठकर रेचल कबूल करती है कि उसका काम मुश्किल था क्योंकि उसे बुजुर्गों की देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन वह सह लेती थी क्योंकि वह जानती थी कि वे जल्दी मरने वाले हैं। अन्ना सुनते हुए एक नज़र दूसरी तरफ डालती है और अपने सपने वाली लाल बालों वाली लड़की को काउंटर के पास खड़े देखती है, लेकिन पलक झपकते ही लड़की गायब हो जाती है। हिलकर वह डाइनर से निकलती है और सड़क पर चलती है जब तक उसे मैट ट्रक से बॉक्स उतारता दिखता है। अन्ना उसके पास जाती है और दोनों तय करते हैं कि उस रात 11 बजे कुछ बोल्डर्स के पास मिलेंगे ताकि उस रात जो हुआ था उसके बारे में पूरी बात हो सके। अचानक रेचल बीच में आकर दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। मैट को घर के पास कभी आने से मना कर देती है और अपनी सौतेली बेटी को जबरन कार में बिठा लेती है। वापस घर आकर एलेक्स अन्ना को हॉलवे में खींचकर एक पर्स दिखाती है जिसमें भारी मात्रा में सेडेटिव्स हैं जो उसने सौतेली माँ के बाथरूम में छुपे हुए पाए थे। उस रात 11 बजे दोनों बहनें चुपके से घर से निकलकर बोल्डर्स की तरफ जाती हैं, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मैट नहीं आता तो वे वापस बिस्तर पर सोने चली जाती हैं। कई घंटे बाद अन्ना खिड़की पर आवाज़ सुनकर जागती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अंदर चढ़ रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं और फर्श पर टपक रहे हैं। वह कबूल करता है कि वह झील में गिर गया और अपनी टांगें महसूस नहीं कर पा रहा। जैसे ही वह उसे गले लगाने जाती है और वे किस करने लगते हैं, वह अपने हाथ उसकी पीठ पर सरकाती है और रीढ़ की हड्डी वाली जगह पर खोखला गैप महसूस करती है। तुरंत वह ढह जाता है, उसका शरीर टूटकर पूरी तरह ऐंठ जाता है। डर से अन्ना हॉलवे में भागकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। शौक में दीवार से टेक लगाकर कुछ देर बाद जब वह दरवाज़ा फिर खोलती है तो दिन का उजाला होता है। कमरा पूरी तरह खाली है और फर्श बिल्कुल सूखा है। नीचे उतरकर यार्ड में जाती है तो उसे पानी के पास कई पुलिस वाले रस्सियाँ खींचकर मैट की लाश निकालते दिखते हैं। एक अधिकारी उसके पास आकर बताता है कि लड़के की नाव एक लकड़ी के तने से टकराई। वह पानी में गिरा और उसकी पीठ टूट गई। व्याकुल होकर वह अपने पिता को ढूंढती है। उसका हाथ पकड़कर बताती है कि रेचल जिम्मेदार है, लेकिन वह हाथ छुड़ा लेते हैं और कहते हैं कि वह यह कभी न कहे। ऊपर जाकर एलेक्स को ढूंढती है और उसे रात के विचित्र विजिट से बाहों पर पड़े निशान दिखाती है। दोनों बहनें पुराने कागजात खंगालती हैं और कई फ़ोन कॉल्स करके अपनी सौतेली माँ के नाम की जांच करती हैं। सब सुराग जोड़कर उन्हें पता चलता है कि उस पहचान की असली मालकिन एक स्कूल टीचर थी जो 5 साल पहले मर चुकी है। यानी उनके साथ रह रही रेचल पूरी तरह फर्जी है और उसका असली परिचय अज्ञात है। उसे आमने सामने टकराने के लिए अन्ना रेचल के कमरे में घुसती है। सीधे उसकी आंखों में देखकर कहती है कि उसे पता है उसका नाम जाली है और मृत महिला के रिकॉर्ड की खोज बताती है। हालांकि नर्स एक पल के लिए तन जाती है और चीज़ें टेबल पर रखती है, लेकिन फिर उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह आगे बढ़ती है और चेतावनी देती है कि अगर अन्ना ने यह बात स्टीवन को बताई तो वह खुद डॉक्टर को मनाकर उसे वापस मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देगी। कठिनाई से निकलते हुए अन्ना समझ जाती है कि अभी यह लड़ाई नहीं जीत सकती, इसलिए मुड़कर तेज़ी से कमरे से बाहर चली जाती है। उसी शाम स्टीवन की नई किताब रिलीज़ के सेलिब्रेशन पार्टी में मेहमान आने लगते हैं। उसके पिता उसका हाथ पकड़कर अलग ले जाता है और कहता है कि वह अच्छे से बर्ताव करे और अपनी पार्टनर के तनाव को देखते हुए खाने में मदद करने को कहता है। वह मान जाती है और किचन जाती है जहां उसे एक भारी कचरा बैग बैकयार्ड में फेंकने को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ती है सॉस का डिब्बा गिर जाता है। जैसे ही वह फर्श पर डिब्बे को उठाने के लिए झुकती है, टेबल के नीचे देखकर वह लाल बालों वाली लड़की से आमने सामने होती है जो उसे घूर रही है। झटके से वह पीछे कूद जाती है, फर्नीचर से टकराती है और पूरा मुख्य कोर्स फर्श पर गिरा देती है। टूटे प्लेट और जोरदार आवाज़ से मेहमानों का ध्यान जाता है। पार्टी पूरी तरह ख़राब हो जाती है और मेज़बान को सबको बाहर निकालना पड़ता है। घर खाली होने के बाद वह अपने पिता को ढूंढती है और उनके सामने खड़ी होकर सच्चाई बताती है कि उनकी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है और फर्जी दस्तावेज़ों से अपना अतीत छुपा रही है। हालांकि स्टीवन सांस छोड़कर सिर हिलाते हैं और साफ कह देते हैं कि उन्हें एक शब्द भी यकीन नहीं है। महिला का बचाव करते हुए कहते हैं कि वह सिर्फ परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तनाव के बीच लेखक के हाथों को देखकर उसे नोटिस होता है कि वह अब माँ वाली शादी की अंगूठी नहीं पहन रहे।
जब वह सीधे इसके बारे में पूछती है तो वह बिना झिझके कबूल कर लेते हैं कि कुछ महीनों में वे शादी करने वाले हैं। उस पल उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता सच्चाई से पूरी तरह अनजान हैं और अब वह उन पर भरोसा नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह स्टीवन सूटकेस पैक करके विदा लेते हैं और बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, दोनों बहनों को घर में अकेला छोड़कर, इससे पहले कि वे मैट के अंतिम संस्कार में जाएं। अंतिम संस्कार के दौरान मुख्य किरदार अपना सिर घुमाती है और फिर से काली पोशाक में लाल बालों वाली छोटी लड़की को लोगों के बीच चलते देखती है। वह उसका पीछा करती है, मुख्य समूह से दूर जाती है और पुराने सुनसान कब्रिस्तान वाले हिस्से तक पहुंचती है। वहां उसे राइट परिवार के बच्चों की 3 छोटी कब्रें एक साथ मिलती हैं। नाम नोट करके वह घर भागती है। एलेक्स के साथ कंप्यूटर पर लॉगिन करके उस सरनेम को सर्च करती है। उन्हें पुरानी न्यूज़ आर्टिकल्स मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि मिल्ड्रेड केम्प नाम की नानी ने उन बच्चों को मार डाला था ताकि उनके पिता के साथ रह सके। साथ ही उनकी मां की मौत भी एक संदिग्ध कार एक्सीडेंट में हुई थी। जब वे स्क्रीन पर परिवार की फोटो खोलती हैं तो बहनों को एक अहम बात नजर आती है। मृत मां ठीक वैसी ही मोती की नेकलेस पहने हुए थी जैसी उनकी सौतेली मां रोज पहनती है। इस जानकारी से वे निष्कर्ष निकालती हैं कि रेचल असल में मिल्ड्रेड केम्प है और इतिहास दोहराना चाहती है। दृढ़ इरादे से वे नेकलेस चुराने और उसे सीधे पुलिस को सबूत के रूप में देने की योजना बनाती हैं, बिना यह जाने कि आरोपी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी पूरी बात सुन रही है। जब एलेक्स नेकलेस ढूंढने बेडरूम जाती है तो नर्स पीछे से उस पर हमला करती है और उसे शक्तिशाली सेडेटिव इंजेक्ट करके सोने के लिए मजबूर कर देती है। अन्ना दौड़कर अंदर आती है तो अपनी बहन को फर्श पर बेसुध पाती है। मुश्किल से बोल पाती हुई बड़ी बहन उसे मदद लेने के लिए भागने को कहती है, जिससे अन्ना को दरवाज़ा लॉक करके उसे बचाते हुए खिड़की से कूदना पड़ता है। कार में बैठकर हाईवे पर पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से जाती है। अधिकारी के डेस्क के सामने बैठकर वह पूरी कहानी एक सांस में कह सुनाती है। महिला पर घर में आग लगाने, पानी में मैट को मारने और राइट परिवार के बच्चों की कुख्यात नानी किलर होने का आरोप लगाती है। सुनने के बाद पुलिस अधिकारी उसे शांत होने को कहता है और कुर्सी पर इंतजार करने को कहता है जबकि वह मामला सुलझाएगा, जिससे वह थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और थकान से सो जाती है। हालांकि जब वह जागती है और आंखें खोलती है तो अपनी सौतेली माँ को ठीक सामने खड़े देखती है। पता चलता है कि अधिकारी ने जांच की बजाय उसे बुला लिया। दोनों मिलकर उसे एक और दवा देते हैं ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए। फिर स्टेशन से बाहर घसीटकर कार में बिठाकर घर वापस ले जाते हैं। घर पहुंचकर महिला उसे ऊपर ले जाती है और बिस्तर पर लिटाकर उसके कपड़े बदलती है। युवती, जिसकी आंखें खुली हैं लेकिन शरीर दवा से लकवाग्रस्त है, पास की नाइट स्टैंड पर एक चाकू देख लेती है। हालांकि वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कैद करने वाली को हरकत नजर आ जाती है और वह पहले ही चाकू छीन लेती है। ठीक उसी पल वह एलेक्स को नर्स के पीछे खड़े देखती है, जो हमला करने और उन्हें बचाने के लिए तैयार है, इससे पहले कि दवा पूरी तरह असर कर दे और उसे गहरी नींद में डाल दे। कई घंटे बाद लड़की आखिरकार आंखें खोलती है और भारी कदमों से बिस्तर से उठती है। हॉलवे में जाती है जहां उसे लकड़ी के फर्श पर ताज़ा खून के बड़े बड़े पोखर दिखते हैं। लाल निशान को फॉलो करते हुए सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम से होते हुए बैक डोर से यार्ड में जाती है जब तक कचरा डिब्बों तक नहीं पहुंच जाती। ढक्कन उठाते ही उसे रेचल की बेजान लाश मिलती है। तुरंत उसकी बहन उसके बगल में प्रकट होती है, खून से सने हाथों में चाकू पकड़े हुए, और कहती है कि उसे ऐसा करना पड़ा ताकि दोनों खुद को बचा सकें। ठीक उसी पल स्टीवन की कार यार्ड में आकर रुकती है। उसके पिता कार से उतरते हैं और खूनी दृश्य देखकर शुद्ध आतंक से जाम हो जाते हैं। युवती उनके पास दौड़ती है और तेजी से बताती है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने केमिकल्स से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिससे एलेक्स को उसे रोकना पड़ा। लेकिन लेखक उसके चेहरे पर भयानक आतंक भरे भाव के साथ सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि यह असंभव है। टूटी हुई आवाज़ में याद दिलाते हैं कि उसकी बड़ी बहन एलेक्स 10 महीने पहले शेड की आग में उसकी माँ के साथ मर गई थी। बहन की तरफ जवाब के लिए देखते हुए वह देखती है कि एलेक्स उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो जाती है। अपने हाथों को नीचे देखकर उसे समझ आता है कि हथियार को जोर से पकड़े हुए वही है। तुरंत उसके दिमाग में लगा विशाल मेटल ब्लॉक टूट जाता है और असली यादें एक साथ लौट आती हैं। उस पर उसे याद आ जाता है कि आग वाली रात वास्तव में क्या हुआ था। पार्टी में बॉयफ्रेंड को छोड़कर घर लौटने पर उसे अपने पिता और नर्स को सेक्स करते देखकर उसमें इतना गुस्सा भरा कि वह कंट्रोल खो बैठी। सीधे शेड की तरफ जाकर उसने गैसोलीन का कैनिस्टर उठाया था, मुख्य घर को उनके साथ अंदर जलाने के इरादे से, लेकिन एलेक्स, जो वहां कुछ ड्रिंक्स ले रही थी, उसे रोकने की कोशिश करती है।
आग लगाने के लिए भागने की हड़बड़ी में वह कैनिस्टर का वॉल्व फोड़ देती है बिना महसूस किए। नतीजा ये होता है कि जब उसकी बहन हिलती है और गलती से लालटेन से टकराती है तो वह ईंधन से भीगी फर्श पर गिर जाती है और भयानक विस्फोट हो जाता है। घास पर कैनिस्टर गिराते हुए पूरे ब्लास्ट को देखकर उसे समझ आता है कि दुर्घटना का कारण वही थी जिसने उस रात अपनी माँ और बहन की जान ली। तब से उसका दिमाग अपराध बोध से टूट गया था और वह कल्पना करती रही कि एलेक्स उसके साथ है ताकि वह अकेली या जिम्मेदार महसूस न करे। इसके अलावा उसे पता चलता है कि वह खुद मैट को पानी में चट्टानों पर धकेलकर हमेशा के लिए चुप करा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने उसे गैसोलीन लेते देख लिया था और अब उसने खुद पागलपन की हालत में अपनी सौतेली माँ को मार डाला था। कुछ देर बाद पुलिस सीन पर पहुंचती है और पीड़िता के कागजातों की पूरी जांच करती है। पता चलता है कि नाम बदलना सही था, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ एक अब्यूजिव पूर्व साथी से भागने और छुपने के लिए किया था जो उसे लगातार मारता था। रेचल कभी बुरी नहीं थी, वह पूरी तरह निर्दोष थी और बस सामान्य जीवन जीने के लिए फिट होना चाहती थी। गिरफ्तार करके हैंडकफ लगाकर उसे पुलिस वैन में बिठाया जाता है और उसी मानसिक अस्पताल में वापस ले जाया जाता है जहां सब शुरू हुआ था। वह चुपचाप हॉलवे से चलती हुई अपने कमरे में जाती है। वहां शुरुआत में जिस साथी मरीज ने उसका हाथ पकड़ा था वही उसके पास आकर उसे वापस आने पर स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही स्टाफ बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करती है, दरवाजे पर लगा नाम प्लेट दिखता है, मिल्ड्रेड केम्प। भयानक सच्चाई यह है कि मुख्य किरदार ने अस्पताल की उस असली मरीज की पहचान और कहानी चुराई थी ताकि वह पूरी बड़ी साजिश की थ्योरी गढ़ सके और अपने पिता की नई पार्टनर के प्रति अपने सारे नफरत को जायज़ ठहरा सके।